नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सॉल्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। क्लास +2 केमिस्ट्री। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जिक्र किया था, जिसमें हमने परसेंटेज, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। इट इज आल्सो ए कंसंट्रेशन टर्म्स। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। अब होती क्या है मोलैलिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, ये कौन बताएगा? हमें मोलैलिटी बताएगी। ठीक है, तो मोलैलिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम और 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर, 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल है सोल्यूट के, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मोलैलिटी। वी कैन राइट लाइक दैट, इफ वी हैव 10 किलोग्राम ऑफ solvent and we have 20 moles. फॉर एग्जाम्पल 10 किलोग्राम सोलवेंट में कितने मोल है? 20 मोल्स है। तो 1 किलोग्राम में कितने मोल होंगे? दैट विल बी 20 मोल डिवाइड बाय 10 किलोग्राम। द आंसर विल बी 2 मोल पर किलोग्राम। 2 मोल पर किलोग्राम। तो मोल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की क्या हुई है? यूनिट होगी मोल per kilogram. We can write like that, it's small m, or we can write like that, mole per kilogram. Now what is the formula of molality? M. Small m is equal to what? Number of mole of solute. Number of moles of solute divided by mass of solvent in kilograms. In kilograms, that is the formula of what? Molality. Now we write like that, molality m equal to number of mole of solute, that is equal to W by mm. मीनिंग क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास W किस में होगा? ग्राम्स के अंदर। और mm क्या है यहाँ पे? मोलर मास। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय वाटर डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या पुट कर दिया? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय, सपोज कर लेते हैं सॉल्वेंट का मास कितना है? दैट इज b ग्राम। यदि ये ग्राम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर 1000 आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? मोलैलिटी का। इट इज द फॉर्मूला बट मोलैलिटी का क्या है? ये फॉर्मूला है। तो से वही जिस तरह से इफ वी हैव रिटन लाइक दैट, इफ वी हैव रिटन 0.25 मोलल, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज दैट 0.25 मोल of solute present in 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? 0.25 मोलल का मीनिंग क्या हुआ? 0.25 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने मोल है? 0.25 मोल है। दीज टर्म्स आर यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में क्या होगी? ये यूज करेंगे हम। अब सेम वही यहाँ पे मोलैलिटी पूछ सकता है या फिर क्या पूछ सकता है? मास ऑफ सॉल्यूट। दो ही टर्म है जो आपसे पूछी जा सकती है। मोलैलिटी पूछी जा सकती है और मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का मास पूछा जा सकता है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी, बिकॉज इट इन्वॉल्व द मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। किसको इन्वॉल्व करती है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को इन्वॉल्व करती है। एंड वी नो दैट टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द मास। टेम्परेचर का मास के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो मोलैलिटी क्या है? टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। मोलैलिटी को मोलैरिटी के ऊपर हम प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज मोलैरिटी
इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, मोलैरिटी क्या इन्वॉल्व करती है, वॉल्यूम इन्वॉल्व करती है, दैट कैन चेंज विद टेम्परेचर। तो मोलैरिटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, बट मोलैरिटी इन्वॉल्व द मास ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सो इट कैन नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ क्या होगी, चेंज नहीं होगी, इसलिए मोलैरिटी को प्रेफर किया जाता है मोलैरिटी के ऊपर। एक क्वेश्चन और है, 1 मोलर और 1 मोलर, ठीक है, 1 कैपिटल एम और 1 स्मॉल एम, दो सॉल्यूशन दिए हैं आपको, एक 1 मोलर और दूसरा कौन सा है, 1 मोलर है। इन दोनों में से, इन दोनों सॉल्यूशंस में से ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा, विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर और 1 मोलर। अब हमें ये जो क्वेश्चन है सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करनी है, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और डेफिनेशन अप्लाई करके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोलर, सबसे पहले हम देखेंगे, एक मोलर और एक मोलर दो सॉल्यूशन है सेम सॉल्यूट के, किसके, सेम सॉल्यूट के। तो 1 मोलर का मीनिंग देखो क्या हुआ, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। और 1 मोलर का मीनिंग क्या हुआ, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल ऑफ, दोनों में सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, सेम है, बट यहाँ पे देखो 1 मोल किसके अंदर है, 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर है, और यहाँ पे 1 मोल प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, टोटल ही सॉल्यूशन 1000 ml है, इसके अंदर बोथ सॉल्यूट भी आ गया और आपका सोलवेंट भी आ गया, सोल्यूट भी आ गया और सोलवेंट भी आ गया। तो मोलैरिटी के अंदर हम ये कह सकते हैं 1 मोल सोल्यूट का है दैट इज एसोसिएटेड विद लेस देन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, इसमें सोलवेंट क्या होगा, 1000 से क्या होगा आपका लेस होगा, और इसमें क्या सोलवेंट आपका 1000 है, ठीक है। इट्स मीन क्या हुआ, 1 मोलर सॉल्यूशन आपका क्या हुआ, ज़्यादा कंसंट्रेटेड हुआ, 1 मोलर सॉल्यूशन आपका क्या हुआ, ज़्यादा कंसंट्रेटेड हुआ। सिंपल जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम वी हैव टेकन 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर, दोनों केसेस में 5 ग्राम शुगर ले ली, इसमें हमने वाटर लिया 20 ml, इसमें लिया हमने 30 ml, ठीक है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा किस में है, इसमें ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम किस में, इसमें है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। सॉल्यूट दोनों में सेम है, सेम यही केस है, सॉल्यूट दोनों में केस है, बट सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, 1 m स्मॉल m के अंदर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये लेस कंसंट्रेटेड होगा, और 1 कैपिटल M मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और 1 मोलर सॉल्यूशन क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है इसके कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, दैट इज व्हाट, नॉर्मेलिटी, दैट इज व्हाट, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of solute present per liter of the solution. इट्स वेरी सिंपल. नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज व्हाट नॉर्मेलिटी. इसको क्या कहेंगे? नॉर्मेलिटी हम क्या है कहेंगे. 1 लीटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास, 8 लीटर में क्या है? देर आर 16 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सॉल्यूट. तो 1 लीटर में कितना होगा? 16 डिवाइड बाई 8. ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट और ये क्या है? लीटर. तो आंसर कितना है? 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है. तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. अब ये क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट. इट्स रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस. जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं? किसी क्वांटिटी को शो करते हैं.
ठीक है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू ग्राम्स, उसको हम ग्राम्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या है, क्वांटिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। देखते हैं अभी नॉर्मेलिटी क्या हो गया, फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का क्या होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर है, ये लीटर में है, वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते हैं हम, ध्यान से देखें। देखो क्या हुआ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। जिस प्रकार नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसका भी हम जिक्र आगे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट मास को, एसिड का कैसे, बेस का कैसे, साल्ट का कैसे निकालेंगे, आयन का कैसे होगा, ठीक है, ये भी अभी देखेंगे। पहले ही देखो W डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे वॉल्यूम किस में है, लीटर में। नाउ दैट टर्म अगेन नॉर्मेलिटी इज व्हाट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ग्राम पर लीटर। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी हमने स्ट्रेंथ, तो क्या हो गया, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ गई, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, दैट इज व्हाट, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ गई, ये आ गया। अब इसमें थोड़ा और देखते हैं, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं हम। देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वही वॉल्यूम किस में हो, ml में हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। सेम वही चीज़ इसमें भी नॉर्मेलिटी पूछेगा, सोल्यूट का क्या दिया होगा आपको, मास दिया होगा, या फिर क्या नॉर्मेलिटी दी होगी, वॉल्यूम दिया होगा, क्या पूछ लेगा आपसे, सोल्यूट का मास पूछ लेगा। दो ही टर्म्स है ये, ठीक है, दैट कैन वेरिएबल जो है दो आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी देके आपसे सोल्यूट का मास पूछ लेगा, या फिर सोल्यूट का मास देके, वॉल्यूम देके आपसे क्या पूछ लेगा, नॉर्मेलिटी पूछ ले सकता है। यही है इसके अंदर। अब इक्विवेलेंट मास देखो क्या होता है, व्हाट इज ए इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वो मास, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 30.5 ग्राम्स या पार्ट्स बोल सकते हो आप ऑफ क्लोरीन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करे, रिएक्ट करे। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ क्या करे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करे, रिएक्ट करे, उस मास को क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज व्हाट, इक्विवेलेंट मास। नाउ हाउ वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास, हम इक्विवेलेंट मास को कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होगा, इट्स इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो किसी भी एसिड का जब हम इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे तो क्या आएगा, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी, डिवाइड बाय बेसिसिटी। नाउ बेसिसिटी इज व्हाट, एसिड की बेसिसिटी क्या होता है, कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव आयन देगा वो क्या कहलाएगा, उसकी बेसिसिटी कहलाएगा। जैसे HCl है, कितने H पॉजिटिव आयन देगा, इट विल गिव 1 H पॉजिटिव आयन, सो इट्स बेसिसिटी इज 1। H2SO4 है, H2SO4 है, कितने H पॉजिटिव आयन देगा, 2 H पॉजिटिव आयन देगा, कितने H पॉजिटिव आयन देगा, ये 2 H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2 होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इस प्रकार हम इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना, सबसे पहले हम क्या है, HCl का निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl दैट इज इक्वल टू व्हाट, मोलिकुलर मास कितना इसका 35.5 और बेसिसिटी कितनी हुई इसकी 1, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, यही आ गया, ठीक है। तो HCl के केस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम वैल्यू रहेगी। अब H2SO4 का निकालें हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, H2SO4 का मोलर मास कितना हो गया
98 और बेसिसिटी कितनी है 2, दैट विल बी 49, दैट विल बी 49। तो इक्विवेलेंट मास कितना हुआ H2SO4 का 49 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अब बेस के केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बेस के केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस और मोलर मास ऑफ क्या होगा बेस, दैट इज इक्वल टू व्हाट एसिड। नीचे क्या होगा बेस के केस में क्या होगा एसिडिटी लिखेंगे हम। ठीक है, एसिडिटी क्या होता है, कोई भी बेस जितने हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देगा वो उसकी क्या कहलाएगी एसिडिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल NaOH है, इट विल गिव ओनली 1 हाइड्रोक्साइड आयन, सो इट्स एसिडिटी इज 1। ठीक है, KOH इसकी भी कितनी होगी 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसकी कितनी होगी 2 होगी। तो इस प्रकार इनके क्या होगी एसिडिटी हम निकाल सकते हैं। मोलर मास को एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, साल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ साल्ट, मोलर मास ऑफ साल्ट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl का हमने निकालना है इक्विवेलेंट मास, किसका NaCl का इक्विवेलेंट मास हमने निकालना है, तो इसका जो मोलिकुलर मास हुआ 58.5 हुआ। टोटल पॉजिटिव वैलेंसी देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है 1, तो 1 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सिमिलरली Na2CO3 का निकालना हो, ठीक है, Na2CO3 का निकालना हो तो मोलर मास कितना हुआ इसका 106। Na2 Na पे प्लस चार्ज कितने Na2 है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इस प्रकार मोलर मास लेके टोटल पॉजिटिव चार्ज से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यदि किसी मेटल एटम का निकालना हो, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का निकालना हो आपको, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास 27 है, वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 है। किसी आयन का निकालना हो, ठीक है, तो आयन का एटॉमिक मास जैसे Mg का 24 है, इसके ऊपर जितना चार्ज है चार्ज वही होगा जो उसकी वैलेंसी होगी, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, 2 किसी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना हो तो क्या करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करता है उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W डिवाइड बाय, हम एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं एसिड का, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय 1000 ये Vml। ठीक है, तो W इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी मल्टीप्लाई बाय Vml इंटू 1000। तो देखो ये बेसिसिटी यहाँ आ जाएगी ऊपर, बेसिसिटी यहाँ आ जाएगी, तो ये फैक्टर देखेंगे हम क्या बन गया, ये पहले ही पढ़ा ये फार्मूला हमने। ठीक है, दैट इज नथिंग बट इट इज मोलैरिटी। क्या है ये मोलैरिटी, ये मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी, दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये क्या है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी। और बेस के केस में क्या होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा एसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी हैव ए सॉल्यूशन 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यदि हमारे पास 0.2 मोलर सॉल्यूशन है किसका H2SO4 का, तो इसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए देखो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है 2 है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 0.4 नॉर्मल। डायरेक्ट हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी, यदि हमें मोलैरिटी पता हो और एसिड के केस में बेसिसिटी पता हो और बेस के केस में क्या पता हो एसिडिटी का क्या हो पता हो, तो वी कैन फाइंड आउट डायरेक्ट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की डायरेक्ट नॉर्मेलिटी को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अंदर नॉर्मेलिटी में जो है देखो
HCl के केस में इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों ही क्या है, इक्वल होते हैं, इसलिए 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोलर इन केस ऑफ HCl, सोडियम हाइड्रोकन। HCl के केस में क्या होगा, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मोलर के बराबर होगा, क्यों, इसका इक्विवेलेंट और मोलकुलर मास दोनों क्या है, बराबर है। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी दैट इज ए मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टर्म है क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए पहले समझते हैं फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। यू हैव ए सॉल्यूशन, आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें N1 मोल है और N1 मोल है किसके, सोल्यूट के, और N2 मोल किसके हैं, सोलवेंट के, ठीक है। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम X1 से, वो किसके इक्वल होगा, N1 ओवर N1 प्लस N2। सिमिलरली X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट क्या होगा, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। क्या हुआ, ये मोल फ्रैक्शन क्या है, ऐसे डिफाइन करेंगे मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट। ये सिंपल सी, बड़ी सिंपल सी क्या है, डेफिनेशन है किसकी, मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, इट्स इज डिफाइंड एज number of mole of that component divided by total number of mole of the all the component, that is known as what, mole fraction। मोल और फ्रैक्शन दो इससे, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन हिस्सा। अब x1 की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब n1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मीनिंग क्या है, यदि किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर उसकी हिस्सेदारी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अब हम x1 और x2 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, N1 ओवर N1 प्लस N2 ओवर N1 प्लस N2। एलसीएम आ गया हमारा N1 प्लस N2, दैट इज N1 प्लस N2, ये कट गया तो क्या आ गया, x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पे तो हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, दो से ज़्यादा जितने भी कंपोनेंट हो x1 से लेके x1 x2 अप टू xi, सभी का सम कितना होगा, हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको सोल्यूट के और सोलवेंट के। यदि नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास सोल्यूट के और सोलवेंट के तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर नेक्स्ट टर्म जो इसमें मोल फ्रैक्शन की जगह है, मास फ्रैक्शन। क्या है, मास फ्रैक्शन। सिंपल यही है, सिर्फ मोल की जगह वर्ड आ गया मास। क्या आ गया, मास। सिमिलरली वी हैव ए सॉल्यूशन, इफ वी हैव W1 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, एंड W2 ग्राम क्या है, सोलवेंट है। देन मास फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन। पहले कंपोनेंट का सोल्यूट का क्या लिख दिया हमने, XA लिख दिया, दैट इज इक्वल टू W1 ओवर W1 प्लस W2। सिमिलरली XB इज इक्वल टू W2 ओवर W1 प्लस W2। मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द ऑल द कंपोनेंट। टोटल मास ऑफ द ऑल द कंपोनेंट, ये क्या, किसकी डेफिनेशन है, मास फ्रैक्शन की है। किसी भी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन क्या होगा, उस कंपोनेंट के मास को सॉल्यूशन के टोटल मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्या होगा, वो मास फ्रैक्शन होगा, ठीक है। लास्ट जो इसमें टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ कब करते हैं, जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्या हो, आपका बहुत ज़्यादा क्या हो, डाइल्यूट हो, ठीक है। जैसे गैसेज की जो कंसंट्रेशन है, जो पॉल्यूशन करती हैं, जैसे CO2 की कंसंट्रेशन है, किस में शो करती हैं, ppm में क्या की जाती है, शो की जाती है। बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसका क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in million parts of the
सॉल्यूशन, मिलियंस पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में कितना सॉलिड प्रेजेंट है वो क्या होगा, ppm होगा। तो ppm इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यदि हम यहाँ पे 100 कर दें तो क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज बन जाता है। हमें निकालना क्या, मिलियन पार्ट में, तो 10 की पावर क्या करेंगे, 6 पार्ट्स में हम निकालेंगे। तो अब ये जो टर्म ये आएगी, ये क्या है, ppm है। यदि हम यहाँ पे 100 करें तो क्या बन जाएगी, जो सबसे पहली टर्म पड़ी थी परसेंटेज, और मिलियन पार्ट में हमने निकाला तो क्या बन गया, ये ppm बन जाता है। ठीक है, तो ये है इसमें इसकी जो थी ये कंसंट्रेशन टर्म सारी की सारी हमने पढ़ ली। अब देखते हैं टेम्परेचर के साथ कौन कौन सी चेंज होगी। तो जिसमें वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम शब्द किस में आया है, सिर्फ मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही टर्म ऐसी थी जिनके अंदर क्या आया, हमारा वॉल्यूम आया है। तो ये दोनों ही क्या होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। मास फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, दीज डू नॉट चेंज विद दी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ेंगे हम। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशंस, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, फॉर सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन है, m1 मोलैरिटी है और इसका कितना वॉल्यूम हमारे पास, v1 वॉल्यूम है। वी हैव सॉल्यूशन, उसकी जो मोलैरिटी है m1 है और वॉल्यूम कितना लिया हमने, v1 लिया है। अब क्या किया हमने, इसके वॉल्यूम को v1 से इंक्रीज करके कितना कर दिया, v2 कर दिया। v1 से इंक्रीज करते क्या कर दिया, v2 कर दिया। अब वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो मोलैरिटी की वैल्यू भी m1 से क्या हो जाती है, m2 हो जाती है। तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या कहती है, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। देखो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हमारे पास मान लिया सॉल्यूशन है एक, ठीक है, वी हैव 4 लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन। कितने लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, है 4 लीटर सॉल्यूशन है और इसके अंदर 4 मोल्स है। 4 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल है, 4 मोल। तो मोलैरिटी कितनी होगी यहाँ पे, सॉरी 8 कर लेते हैं। ठीक है, कितने मोल है, 8 मोल है। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी होगी, अब 4 मोल है 8 लीटर में, तो 1 लीटर में क्या हुआ, 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। पहले मोलैरिटी है ये, m1 की वैल्यू है, और v1 कितना हमारा पहले ये है। ठीक है, अब क्या किया, वॉल्यूम को 4 लीटर से क्या कर दिया हमने, 8 लीटर कर दिया। मोल तो अब भी कितने उसके अंदर 8 ही है। वॉल्यूम को क्या कर दिया, 4 लीटर से क्या कर दिया हमने, 8 लीटर कर दिया, डबल कर दिया मान लो वॉल्यूम को। तो अब मोलैरिटी क्या हुई, 8 लीटर में 8 मोल, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी, m2 होगी। ठीक है, और v2 कितना हो गया, अब हमारा ये हो गया। तो अब इनकी मल्टीप्लाई देखो, m1 की जगह क्या पुट करो आप, 2, v1 कितना था आपका 4, m2 कितना हो जाता है 1 और v2 कितना हो जाता है 8। 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज नोन एज व्हाट, मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाता है, जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे मोल्स पर लीटर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जितने मोल पर लीटर कम होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, सेम आएगी। सिमिलरली नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन में क्या होगा, n1 v1 इक्वल टू n2 v2, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ये कौन सी इक्वेशन होगी, नॉर्मेलिटी इक्वेशन होगी। ठीक है, यदि 2 कंपोनेंट्स के बीच में यदि रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, तो उसके केस में क्या करेंगे, दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी लिखेंगे, n1 डिवाइड बाय n2। रिएक्शन के केसेस में क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट, मान लो 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट के n1 मोल और दूसरे कितने n2 मोल, तो n1 और n2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। नाउ मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, यदि आपने 2 एसिड या 2 बेस के सॉल्यूशन को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है, पहले की मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, दूसरे की मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। इन दोनों को ऐड कर क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बनाया उसकी मोलैरिटी क्या होगी, m3 इक्वल टू v3, वेयर v3 इज व्हाट, v1 प्लस v2। सिमिलरली n1 v1 इक्वल टू n2 v2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, n3 v3। सिमिलरली v3 इक्वल टू v1 प्लस v2,
ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब आपके दोनों ही सॉल्यूशन या एसिडिक हो या दोनों क्या हो, बेसिक हो। एक एसिड या एक बेस होगा तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगी। उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, ठीक है। एसिड के भी निकालेंगे और बेस के भी निकालेंगे। फिर देखेंगे वैल्यू ज़्यादा किसकी है, एसिड की ज़्यादा है या बेस की ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएंगे, एसिड के बचे या बेस के बचे, ठीक है। और उसको टोटल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उस हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। और वो एसिड है या बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम नॉर्मेलिटी को फिर किस में चेंज कर सकते हैं, मोलैरिटी के अंदर चेंज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे और भी इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसके अंदर हम आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम मेनली कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, स्टडी आउट करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप इन कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से पढ़ें, इनके फॉर्मूले पढ़ें, याद करें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।